गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख वायसराय। जो अपन ने पिछली वीडियो देखी थी, पिछली वीडियो में ये सारी बातें शॉर्ट तरीके से बताई गई थी। आज इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं पूर्ण तरीके से जानकारी लेने की। तो भारत के प्रमुख वायसराय की यदि बात की जाती है तो 1856 से इसका क्या होता है, कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। 1856 से यदि बात की जाए तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करते हैं। इसके लिए एक मैंने छोटी सी क्या रखी है, ट्रिक रखी है। ट्रिक के तहत अपन इस चीजों को या इनके वायसराय को अच्छे से अपन पढ़ सकते हैं। ट्रिक का नाम है कलमाइन लिटिल रिबन डफरिन डाउन। क्या बोलेंगे, कलमाइन लिटिल रिबन डफरिन डाउन, AKM हार्डिंगफोर्ड रीडिंग इरविन विलिंगटन। AKM हार्डिंगफोर्ड रीडिंग इरविन विलिंगटन गो विविल वेटन चारी। ये हमारे कुछ क्या है, वायसराय हैं। कुछ नहीं, सारे के सारे ये क्या है, वायसराय हैं। और आज हम इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ट्रिक को एक बार से फिर से सुन लें। कलमाइन लिटिल रिबन डफरिन डाउन, AKM हार्डिंगफोर्ड रीडिंग इरविन विलिंगटन गो विविल वेटन चारी। ये हमारी क्या है, ट्रिक है। इसमें हम सबके नाम लेते हैं। के से हमारा क्या आ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। ए से हमारा आ जाएगा लॉर्ड एल्गिन, जो कि प्रथम है। एल्गिन 2 बार आने वाले हैं तो लॉर्ड एल्गिन आ जाएंगे। एल से जो हमारा आएगा लॉर्ड लॉरेंस आ जाएंगे। एम और वाई का कनेक्टेड बनेगा और उससे बनेगा क्या, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे। एन से हमारा क्या आ जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रोक आ जाएगा। इसके बाद लॉर्ड लिटन है तो डायरेक्टली मैंने लॉर्ड लिटन को रखा है। रिपन की बात करें तो रिपन को भी डायरेक्टली रख दिया है। डफरिन डाउन की बात करें तो ये भी डायरेक्टली अपन ने क्या रख लिया है, इनको डफरिन डाउन, मतलब लॉर्ड डफरिन है और लॉर्ड डाउन है। लेंस डाउन, इनका पूरा नाम क्या है, लॉर्ड लेंस डाउन, लेंस डाउन। इसके बाद हम बात करते हैं AKM। AKM से यदि हम बात करें ए से तो ये हो जाएंगे एल्गिन द्वितीय। एल्गिन क्या हो जाएंगे, द्वितीय आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करें के से तो के से आ जाएगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इन सभी के साथ अपन लॉर्ड शब्द का प्रयोग कर लेंगे। और एम से हमारा क्या आ जाएगा, लॉर्ड मिंटो। ये आ गए लॉर्ड मिंटो। इसके बाद क्या आ जाएगा, हार्डिंग। तो हमारी ट्रिक में ही हार्डिंग है तो ये हार्डिंग हमने रख लिया। इसके बाद फोर्ड आ गया, फोर्ड से आ जाएगा चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड। इसके बाद रीडिंग है तो लॉर्ड रीडिंग हमारे हैं। इसके बाद लॉर्ड इरविन है, फिर विलिंगटन है और गो से आ जाएगा लिन लिथगो, लिन लिथगो, लिन लिथगो। इसके बाद आ जाएंगे वेविल, जो कि लॉर्ड वेविल हमारे अगले क्या हो गए, वायसराय हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन से याद रखेंगे माउंटबेटन, माउंटबेटन। और इसके बाद चारी, जो कि हमारे अंतिम गवर्नर के रूप में यदि आए थे तो वो है राजा गोपाल चारी। भारतीय मूल के थे ये, राजा गोपाल चारी। ये कुल हमारे क्या है, गवर्नर हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। ये ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिएगा तो इनके सारे नाम आ जाएंगे। बात करते हैं अब हम एक एक करके अब इनके समय काल और इनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों की। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 56 से 62 के बीच तक चला। 56 में यदि बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी, यदि बात की जाए लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1800 कब समाप्त हुआ, 56 में। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समाप्त होने के बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के क्या बने, गवर्नर जनरल बने। और इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल के पद में आते ही कुछ अच्छे कार्य किए। वो कार्य कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए तो उन्होंने भारतीय पुनर्विवाह की क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो याद रखेंगे पुनर्विवाह की क्या हुई थी, इनके शासनकाल में स्थापना हुई थी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में की गई थी। और वो हुई थी 7 दिसंबर 1856 में, 7 दिसंबर 1856 में। ये हमारे भारत के लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो कैनिंग के समय में पहला कार्यकाल हुआ। यदि बात की जाए दूसरे कार्यकाल की तो इन्होंने 1856 में ही क्या कर दिया गया था, इन्होंने इनके द्वारा किए गए कामों में कलकत्ता, मतलब बोला जाए तो विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विश्वविद्यालय की क्या करा दी थी, स्थापना करा दी थी। विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी थी। कहां कहां हुई थी ये स्थापना, तो 3 शहरों में हुई थी। एक था बंबई, दूसरा था कलकत्ता और तीसरा हमारा क्या था, मद्रास, चेन्नई। साइड में क्या डाल रहे हैं, चेन्नई। तो यहां पर क्या कर दी गई थी, विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। यदि इन्हीं के कार्यकाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए
तो 1858 में यदि बात की जाए तो 1857 में इन्हीं के शासनकाल में भारत में सबसे पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया गया था, जो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लड़ा गया था, जिसकी गूंज पूरे भारत में स्पष्ट रूप से सुनाई दी थी। तो 1857 में क्या हुआ था इनके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, अपन ये भी याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति के बाद इनके शासनकाल में जो बात करें वायसराय के पद में रहते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक अच्छा आधिपत्य जमा लिया था, जिसके तहत ब्रिटिश कंपनी ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी, स्थापना को रद्द कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया, और पूरे भारत में ब्रिटिश शासन क्या हो गया था, लागू हो गया था। भारत में कौन सा शासन लागू हो गया था, ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। तो 1858 को एक स्टेप और याद रखेंगे, 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया था, समापन। ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन हो गया था, यह बात भी अपन याद रखेंगे। और इसके दौरान भारत में पूर्ण आधिपत्य किसका शामिल हो गया था, अंग्रेजों का आधिपत्य आ गया था। इसी के चलते 1859 में 1858 में जब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, तो समापन कार्य में ही 1858 में भारत का प्रथम वायसराय के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग को क्या कर दिया था, नियुक्त कर दिया गया था। वायसराय मतलब यहां से वायसराय की क्या हो गई थी, स्थापना शुरुआत हो गई थी। बात करें 1858 में वायसराय जैसे नियुक्त हुए, इन्होंने कुछ और अच्छे कार्य कराए, जिसके चलते 1858 में इनको अर्ल की उपाधि दे दी गई थी। अर्ल की क्या दे दी गई थी, उपाधि दे दी गई थी। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्ल की उपाधि वाले कौन से वायसराय हैं जिनको अर्ल की उपाधि दी गई थी, तो वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, जिनको अर्ल की क्या दे दी गई थी, उपाधि दी गई थी। साथ ही साथ इनके शासनकाल में यदि देखा जाए एक कार्य और अच्छा हुआ था, इसमें महालेखा परीक्षक की क्या हो गई थी, स्थापना। महालेखा परीक्षक की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। इन्हीं के शासनकाल में महालेखा परीक्षक की स्थापना हो गई थी। तो इनका कार्यकाल में क्या क्या हुआ, सबसे पहले पुनर्विवाह हुआ, जो कि 7 दिसंबर 1856 में कानूनी रूप में किया गया। किसके नेतृत्व में, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में ये पुनर्विवाह किया गया। इसके बाद इनके शासनकाल में ही विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी गई। इनके तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी गई। 1857 की क्रांति के समय आपसे यदि पूछा जाए कि कौन से वायसराय नियुक्त थे, तो अपन बोल सकते हैं, या कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और हम बात करें कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समापन के समय कौन से वायसराय थे, तो अपन बोल देंगे लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को 1858 में वायसराय की पद क्या हो गया, नियुक्त कर दिया गया। इनको 1858 में किसकी क्या कर दिया गया था, किस चीज की उपाधि दे दी गई थी, अर्ल की उपाधि दे दी गई थी। साथ ही साथ इन्होंने महालेखा परीक्षक की भी क्या करा दी, स्थापना करा दी। एक बात और जो इनके लिए बहुत खास है, जिसको अपन को देखना या सुनना बहुत जरूरी है, वो इंडियन पेनल कोड जो है, आईपीसी की जो कानून भारत में जो लागू हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में भारतीय अधिनियम क्या हो गया था, कानून अधिनियम कानून क्या हो गया था, लागू हो गया था। इन्हीं के शासनकाल में ये चीज भी अपन को याद रखना है। तो ये इनके द्वारा किए गए कुछ क्या थे, प्रमुख कार्य थे, जिनको बहुत अच्छे से देखा गया। अब बात करते हैं अपन लॉर्ड एल्गिन की। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन की। लॉर्ड एल्गिन का जो शासनकाल है देख रहे हैं अपन 62 से 63, मतलब इनके एल्गिन के शासनकाल में कुछ विशेष कार्य तो नहीं हुए थे, इसलिए इनको अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं, इसके बारे में ज्यादा विशेष जानकारी नहीं लेते। बात करते हैं लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। तो लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो इनके बारे में भी देखा जाए यदि, तो इनके बारे में कुछ खास उपलब्धियां थी। इनका शासनकाल यदि देखा जाए 63 से 69, कब से कब तक चला था, 63 से 69 के बीच में इनका शासन चला। और इनके शासनकाल में सिर्फ एक ही अच्छा कार्य हुआ था, वो ये था, समुद्री टेलीग्राम की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। इनके शासनकाल में क्या हो गई थी, समुद्री टेलीग्राम की, समुद्री टेलीग्राम सेवा क्या हो गई थी, चालू हो गई थी, टेलीग्राम सेवा। तो इनके शासनकाल को देखते हैं, 1853 से लेकर 1869 तक चला, और इनके शासनकाल में समुद्री टेलीग्राम सेवा क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी।
बात करते हैं इसके बाद इनका शासनकाल भी कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो का नाम बहुत ही अच्छे से लिया जाता है। इसका रीजन ये है कि उनने अच्छे कार्य किए, इस दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता। ये एक ऐसे वायसराय थे जो वायसराय के पद में रहते हुए इनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। इसके चलते इनको थोड़ा सा याद रखा जाता है। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल जैसे ही लॉरेंस 69 में गए थे, उसके बाद वायसराय के रूप में कौन नियुक्त हो गए थे, लॉर्ड मेयो नियुक्त हो गए थे। लॉर्ड मेयो के बारे में बात करें तो इनका शासनकाल सन 1869 से 72 के बीच तक चला। इनके शासन में जो कुछ कार्य थे वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, इनके शासनकाल में ही अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में क्या कर दी गई थी, मेयो कॉलेज की क्या करा दी गई थी, स्थापना करा दी गई थी। और दूसरी बात जो अपन देखें, इसका जो खास कार्य था वो ये था कि इनके शासनकाल में ही भारत में सबसे पहले क्या की गई थी, जनगणना क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी इनके शासनकाल में। किंतु ये बात और भी अच्छे से देख लें कि जो ये जनगणना हुई थी ये प्रारूपिक रूप से नहीं हुई थी, मतलब प्रामाणिक रूप से नहीं हुई थी, एक नॉर्मल दृष्टिकोण से क्या कर दी गई थी, जनगणना कर दी गई थी। और बात करते हैं 1872 में, और इसके बाद इन्होंने कुछ विशेष कार्य तो ऐसे किए नहीं थे। 1872 में बात करें तो 1872 में इनकी क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई थी। 1872 में जो इनकी मृत्यु हुई थी वो पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार के पास है, अंडमान निकोबार के पास पोर्ट ब्लेयर, वहां पर शेख खान ने इनकी क्या कर दी थी, चाकू मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल यही समाप्त हो जाता है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल के बाद 1872 में जैसे इनकी मृत्यु होती है तो अफरा तफरी मच जाती है, जिसके चलते तुरंत ही जल्दी से जल्दी 1872 में ही क्या कर दिया जाता है, एक नया वायसराय आता है और वो कौन है, नॉर्थब्रोक। इनके बारे में भी बात करें तो इनका शासनकाल भी कोई खास नहीं था। 4 सालों तक इन्होंने शासन किया था, लेकिन इनमें कोई विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं हुई, जिसको अपन याद रखें तो इसको भी स्किप करके अपन बात करते हैं अब लॉर्ड लिटन की, जो कि 76 से 80 तक, 1876 से कब तक चले, 1880 तक इनका क्या चला, शासनकाल चला। लॉर्ड लिटन के बारे में जैसे ही याद किया जाता है तो लॉर्ड लिटन के बारे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सामने आती है, वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इनके बारे में एक कार्य बहुत खास है, वो कौन सा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में यदि हम बात करें, ये एक ऐसा प्रेस एक्ट लगा दिया गया था, एक प्रतिबंधित, मतलब जैसे हम अखबारों में कोई आपत्तिजनक बातों को क्या करते थे, पद चिन्हित करते थे या लिखवा के प्रतिचित्रण कराया जाता था, तो उसके ऊपर लिटन ने क्या करा दिया था, कानूनी तौर पर, मतलब कानूनी तौर पर ऐसा दंडित प्रावधान रखा था कि उनको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। और उस अखबार छापने वाले को, अखबार का प्रचालन करने वाले को, इन सभी को कानूनी तौर पर क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। मतलब वो एक बहुत खतरनाक, उस दृष्टिकोण से उस दौर में सबसे बहुत ही दंडित और सबसे खतरनाक एक्ट कौन था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, जो कि अखबारों में लागू कर दिया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में क्या हुआ था, लागू हुआ था, जिसमें क्या किया था, अखबार में क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, कानूनी तौर पर क्या कर दिया जाता था, उनको दंडित कर दिया जाता था। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को बहुत अच्छा है, इनका शासनकाल बहुत अच्छा है और इनके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेना या इनके बारे में पढ़ना बहुत ही खास है। इसका एक बात करते हैं इनके बारे में, लॉर्ड रिपन जिनका शासनकाल 80 से कहां तक चला, 84 तक चला। 80 से कहां तक चला, 84 तक चला। इनको भारत का प्रथम उद्धारक माना जाता है। भारत का किसकी उपाधि दी गई इनको, उद्धारक की, उद्धारक। मतलब इनके शासनकाल में, मतलब भारत में कोई बोला जाए उतने विशेष रूप से कोई दंडित प्रावधान नहीं थे, इसलिए इनको अपन भारत का उद्धारक भी माने और भारत के बारे में अच्छा सोच रहे थे ये। ठीक है, तो भारत का क्या माना जाता है, उद्धारक माना जाता है, उपाधि भी दी गई थी इनको। दूसरी चीज, प्रामाणिक रूप से जो जनगणना की गई थी भारत में, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। तो प्रामाणिक जनगणना या जनगणना प्रामाणिक तौर पर की गई थी, प्रामाणिक जनगणना। तो जनगणना जो सही तौर पर की गई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रामाणिक तौर पर क्या की गई थी, जनगणना की गई थी। और इसके बाद अपन बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में एक बात और खास है
कि इनके कारखाना अधिनियम जो है, कौन सा अधिनियम? कारखाना अधिनियम। भारत में प्रथम बार कारखाना अधिनियम जो है लागू हुआ था, जिसके तहत बहुत सारे बड़े बड़े कारखानों का क्या किया जा सके, निर्माण किया जा सके। तो वो कारखाना अधिनियम किनके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही कारखाना अधिनियम क्या किया गया था? पारित हुआ था। एक चीज और बात करें, इसकी जो खास और सबसे खास बात है एल्बर्ट बिल के बारे में हम बात करते हैं। एल्बर्ट बिल जो कि हमने बहुत छोटे से मतलब कक्षा 10वीं या 11वीं के समय में हमने पढ़ा है कि एल्बर्ट बिल आया था, भारत में एल्बर्ट बिल आया था। तो वो जो एल्बर्ट बिल है वो हमारे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में क्या हुआ था? आया था। ठीक है, तो चौथी बात अपन इसमें क्या डाल देंगे? एल्बर्ट बिल जो है वो इन्हीं के शासनकाल में आया था। तो ये चार बातें अपन लॉर्ड रिपन के बारे में बहुत अच्छे से याद रखें। सन कब से कब तक चला? 80 से 84। देखो सन को याद रखने के लिए कोई बड़ा विशेष रूप से अपन को ध्यान नहीं देना है। यदि हम एक एक करके यदि सिस्टमेटिक चलते जाएंगे तो हमारे दिमाग में इनका सन अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और उनके लिए कुछ बातें ये भी याद रखेंगे, जैसे एल्बर्ट बिल किस शासनकाल के बीच में आया था? तो अपन 80 से 84, 1880 से 1884 के बीच में अपन बात करें, उसी बीच हमारी प्रारंभिक क्या हुई थी? जनगणना जो प्रामाणिक तौर पर की गई थी। और एल्बर्ट बिल के बारे में बात करें, ये दो चीजों से ये क्या होता है? खास हो जाता है कि रिपन का शासनकाल कब से कब तक चला है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल यहीं पर क्या किए? समाप्त किए। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? लॉर्ड डफरिन की। इनका शासनकाल कब से कब तक चला? 84 से कब तक चला? 88 से। 84 से 88 तक लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल है वो 84 से कब तक चला? 88 तक चला। और इसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ था। वो बड़ा काम ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। किस कमेटी के तहत हुई थी? तो A.O. ह्यूम कौन थे? कौन सी कमेटी थी? A.O. ह्यूम। इस कमेटी के तहत भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। कब हो गई थी? 1885 में। याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। तो इनका शासनकाल में सब यही याद रखना है कि डफरिन के शासनकाल में भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। क्लियर है? अब बात करते हैं लैंसडाउन के बारे में। इनका शासनकाल देखो 88, जैसे ये क्या हुए थे? वायसराय के रूप में यहां से गए थे, उसके बाद डायरेक्ट कौन नियुक्त हो गए थे? लैंसडाउन जो थे इनके बाद आने वाले वायसराय थे। लैंसडाउन के बारे में अपन को एक बात याद रखना है, इनके शब्द से ही निकल रहा है लेंस। और लेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई बड़ी चीजों के बारे में क्या करना होता है? देखा जाता है या उसके बारे में अध्ययन करना होता है। तो याद रखना है, इनके शासनकाल की एक खास बात यह है कि इनके शासनकाल में भारत और अफगानिस्तान के बीच के बीच में जो डूरंड रेखा खींची गई थी, डाउन से आप डूरंड रेखा भी याद रखें। तो कौन सी रेखा? अपन ने पहले पढ़ा था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची गई थी? डूरंड रेखा। इसके साथ साथ हम कुछ और भी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है ना। भारत और यदि बांग्लादेश के बीच में भी देखें तो रेड क्लिफ रेखा वहां पर भी मिलती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा खींची गई थी, हमने देखा भी है कि जम्मू कश्मीर वाला जो भाग था हमारा, जम्मू कश्मीर वाला भाग, तो यहाँ पर बहुत छोटा सा भाग जो होता है वो किससे? अफगानिस्तान से क्या रखता है? सीमा रखता था। तो उसके बीच में एक रेखा खींची दी गई थी और उस रेखा को ही अपन क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं, जो किसके शासनकाल में खींची गई थी? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में खींची गई थी। इसके बाद अपन एक ट्रिक बनाए थे, कौन? AKM हार्डिंगफोर्ड। ठीक है, AKM क्या बनाए थे? ट्रिक AKM हार्डिंगफोर्ड की एक ट्रिक बनाए थे। तो ऐसे मैंने क्या बोला था? एल्गिन द्वितीय। किसके बारे में बात कर रहे थे? एल्गिन द्वितीय। तो इनका भी स्किप करेंगे क्योंकि इनके शासनकाल में भी कोई 5 साल तक तो इनका शासनकाल चला, लेकिन कुछ खास वैसे नहीं था। यदि बात की जाए इनके शासनकाल में, एक बात याद रख सकते हैं, वो ये थी कि राणा जो रणजीत सिंह थे, राणा रणजीत सिंह अपने यहाँ के जो राजा थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने कुछ क्या हुआ? कानूनी प्रावधान क्या किए? पारित किए और उनके साथ देश में थोड़ा सा व्यापार या विस्तार थोड़ा सा बढ़ा लिया था। तो इनके बारे में भी कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। यदि हम बात करें इसके बाद तो के से, AKM, ठीक है ना? के से क्या आया? लॉर्ड कर्जन।
तो लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी अच्छे से लेना पड़ेगा। ये यहां से हमारी कहानी थोड़ी सी और डीपली होती चली जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम कदम कहां बढ़ा रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता की ओर बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर लॉर्ड कर्जन जो कि कब से कब तक चला शासनकाल, 1899 से 1905 तक, 1899 से कब तक चला, 1905 तक इनका शासनकाल चला। और यदि बात की जाए इनके शासनकाल में ही भारत में क्या हुआ, बंगाल का क्या कर दिया गया, बंगाल का विभाजन। 1905 में आपको पता होगा कि 1905 में क्या कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन। तो आपको खुद स्पष्ट समझ में आ रहा, ये 1899 से कब तक चल रहा है, 1905 के बीच तक चल रहा है। तो यहां पर ही क्या हो जाएगा, बंगाल का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। विभाजन, बंगाल का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। देखो अभी एक चीज, ये तो पहला स्टेप समझ में आया कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति वहां पर आ गई थी। यदि हम बात करें इनका दूसरे, अभी तक के जितने भी वायसराय के बारे में पढ़े, क्या किसी भी वायसराय ने कृषि के क्षेत्र में कोई महत्व दिया, नहीं दिया। लेकिन इन्होंने कृषि आयोग, कौन सा आयोग, कृषि आयोग पारित कर दिया, साथ ही साथ सिंचाई आयोग पारित कर दिया। ठीक है, सिंचाई आयोग मतलब कृषि के क्षेत्र में भी इनने विशेष क्या दिया, योगदान दिया। तो इनके शासनकाल में कृषि आयोग और सिंचाई आयोग का भी क्या हो गया, स्थापना हो गई। साथ ही साथ बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी क्या हो गया इनके लिए, इनके शासनकाल में पारित हो गया। तो एक बात और याद रख लेते हैं, इनकी तीसरा स्टेप कौन सा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इनके शासनकाल में क्या हो गया, पारित हो गया। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तीन खास बातें कौन कौन है, बंगाल का विभाजन। आपको कभी भी कोई पूछे बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ, सभी को पता है। ये किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। अभी तक के वायसराय में क्या किसी ने किसानी के लिए या किसान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के लिए कोई योगदान दिया, नहीं। ये आए तो कृषि आयोग, सिंचाई आयोग, नहर आयोग, इन सारी चीजों में क्या कर दिया, थोड़ा सा महत्व दे दिया, मतलब बल दे दिया कि जिससे यहाँ पर कृषि का भी क्या हो जाए, पैदावार ज्यादा हो सके। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी क्या हो गया, इनके शासनकाल में पारित हो गया। क्लियर है। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के बाद अपन अब बात करेंगे लॉर्ड मिंटो का शासनकाल। ठीक है, ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय हैं। देखो एक मिंटो क्या है, गवर्नर के पद के रूप में आए थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एम से। 5 से कितने साल तक रहेंगे ये, 10 साल तक। 1905 से 1910 के बीच में किसका शासनकाल चला, लॉर्ड मिंटो का शासनकाल चला। और लॉर्ड मिंटो का शासनकाल में भी कुछ विशेष उपलब्धियां तो नहीं हुई थी, लेकिन अपन एक बात याद, अभी मैंने जो बात अभी आप लोगों के बीच में रखी थी कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में कुछ अच्छी चीज हुई थी। फ्रांस की सेना और यूरोपियन सेना जो थी एकाएक क्या किए थे, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, हमला हो गया था। तो उनको बचाने के लिए, भारत को उनसे क्या करने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान लाए। और बहुत सारे मतलब भारत में एक विस्तृत बोला जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि भारत सरकार के साथ मिलकर, भारत की जनता के साथ मिलकर, किसके, फ्रांस और यूरोपियन के बीच होने वाले, मतलब इनके और भी जो देश थे, फ्रांस और क्या फ्रांसीसी थे और यूरोपियन थे, इनसे क्या हुआ, भारत में आक्रमण हुआ, इन्हीं के शासनकाल में हुआ। तो उसको बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर इनका क्या किया गया, प्रावधान रोकने के क्या लागू किए गए, प्रावधान लागू किए गए। तो एक बात ये याद रखना है कि फ्रांसीसी और यूरोपियन का एकाएक आक्रमण भारत में किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप याद रखें लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में फ्रांसीसियों का भी क्या हो गया था, आक्रमण हो गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की, जो कि 10 से कब तक चले, 16 तक। 1910 से कब तक चले, 1916 तक। हार्ड वर्क की बात आती है, और जब बात हार्ड वर्क की आती है तो याद रखना ये बहुत बेहतरीन शासक थे, बहुत बेहतरीन शासक। इसलिए बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ खास चीज होने वाली है। अभी तक भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता। अभी तक भारत की राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही भारत की राजधानी को कहां से कहां बदल दिया जाता है, कलकत्ता से बदलकर क्या कर दिया जाता है, दिल्ली कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना है कि लॉर्ड किसके, हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कैसे क्या बदलकर कर दी जाती है, तो कलकत्ता से बदलकर क्या कर दी जाती है, दिल्ली कर दी जाती है। ये जैसे ही भारत में मिंटो के बाद आए
तो अभी पढ़ा था अपन ने बंगाल का क्या हो गया था विभाजन, किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन करके चले गए थे। बंगाल के विभाजन को क्या कर देंगे, ये रद्द कर देंगे। तो बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा, अब रद्द हो जाएगा, मतलब उसका विभाजन अब क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। जो वो करके गए थे उसमें क्या कर दिया इन्होंने, पॉलिसी मारने का काम कर दिया। क्लियर है, मतलब उस विभाजन को क्या कर दिया इन्होंने, रोकने का काम किया। तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में रद्द हुआ था? तो याद रखना, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्या हो गया था, रद्द हो गया था। एक बात और जो बहुत खास है इनके शासनकाल में हमने पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बहुत सुनते आए हैं। तो याद रखना, जब भारत में लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल चल रहा था, उसी समय प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, चल रहा था। कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था, या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर है, जिसमें पूरे विश्व ने क्या किया था, विश्व के समस्त देशों ने मिलकर क्या किया था, युद्ध लड़े थे। तो प्रथम विश्व युद्ध किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में ही चल रहा था। क्लियर है, साथ ही साथ अपन बात कर रहे हैं अब इनके बारे में। तो ये बातें क्या हो गई समाप्त, मतलब याद रखना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी किसके शासनकाल में बदल के की गई थी, हार्डिंग के। बंगाल का विभाजन रद्द किसके शासनकाल में, और बंगाल का विभाजन किसमें हुआ था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। प्रथम विश्व युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। क्लियर है, तो ये बातें अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। किसकी बात कर रहे हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात कर रहे हैं। इनका शासनकाल भी बहुत खास है, क्योंकि इनका शासनकाल कब से कब तक चला है, 16 से 19। कब से कब तक चला, 16 से 19, सॉरी 21। 16 से कब तक चलेगा, 21 तक चलेगा। ठीक है, 16 से 21 तक चलेगा। तो याद आता है, जैसे ही सन 1916 की बात आती है और 1921 की बात आती है, तो हमारे दिमाग में कुछ बातें अपने आप आ जाती हैं कि सर कंफर्म बात है, यहाँ पर ही कौन आया होगा, बोले रोलेट एक्ट आया होगा। यहीं पर कौन बात क्या हुआ होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ होगा। अब बात आती है कि सर किया किसने था, वो तो जनरल डायर के उसमें हुआ था, लेकिन शासनकाल किसका चल रहा था, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लियर है, लाठी मारकर क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। क्लियर है, किसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यदि बात करें इनके शासनकाल में रोलेट एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट आया था भाई, ठीक है, रोलेट एक्ट आ गया। चलो, और असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन गांधी जी ने लगा दिया था ना इसमें, तो क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इनके शासनकाल में क्या हो गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रोलेट एक्ट आ गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन हो गया। मतलब बड़े बड़े कारनामे कहां होने लगे, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस डायर के उसमें हुआ था, जनरल डायर जो थे उनके उसमें हुआ था। क्लियर है, चलो अब इनके बाद हम बात कर रहे हैं चेम्सफोर्ड का। जैसे ही शासनकाल समाप्त होता है 21 में कौन आ जाएंगे हमारे, रीडिंग। देखो रीडिंग जैसे ही शब्द आता है, रीडिंग शब्द की बात आती है, तो हार्ड वर्क, देखो हार्ड वर्क अपन करके आए थे, हार्ड वर्क पढ़ लिए, चेम्सफोर्ड पढ़ लिए। अब बात किसकी कर रहे हैं, रीडिंग। जब रीडिंग की बात आती है तो सिविल सेवा की बात आती है। रीडिंग की बात आती है तो किसकी बात आनी चाहिए, सिविल सेवा। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एग्जाम कौन सा है, यूपीएससी। कौन सा एग्जाम है, यूपीएससी। बाकी तो हलवा खेला है, सीधी बात है, यूपीएससी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला एग्जाम। तो मतलब सिविल सेवा जो प्रामाणिक रूप से मतलब परीक्षा की गई, किनके शासनकाल में की गई, रीडिंग। क्लियर है ना, तो किसमें, रीडिंग के शासनकाल में। क्या, सिविल सेवा। शुरुआत कहां हुई थी ये बताओ थोड़ा सा, सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा मतलब सिविल सेवा की शुरुआत कहां हो गई थी, जनरल डायर, सॉरी लॉर्ड कौन से थे, जनरल कौन से थे, गवर्नर जनरल थे ना, हेस्टिंग थे सारे। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के, वारेन हेस्टिंग थे, और कॉर्नवालिस थे, सॉरी कौन थे, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ था, सिविल सेवा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, यदि बात की जाए सिविल सेवा का, यदि पेपर, लिखित पेपर के बारे में बात की जाए तो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। वो गवर्नर जनरल थे और ये क्या है, वायसराय हैं। तो सिविल सेवा की लिखित परीक्षा किसके शासनकाल में की गई, किसके शासनकाल में की गई, लॉर्ड रीडिंग। देखो नाम ही आता है रीडिंग यार, रीडिंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मेहनत से क्या आ गया, सिविल सेवा परीक्षा आ गया। चोरा चोरी कांड,
कौन सा कांड? जेल में पुलिस जला चोरा चोरी कांड। इन्हीं के साथ जितने भी कांड, बड़े बड़े कांड होने वाले हैं वो रीडिंग के शासनकाल में होने वाले हैं। ठीक है, चोरा चोरी कांड हो गया। ककोरी रेल कांड भी सुना होगा आपने। तो ककोरी रेल कांड जो था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एक तो हो गया सिविल सेवा परीक्षा। कौन सी परीक्षा हो गई? सिविल सेवा परीक्षा हो गई। चोरा चोरी कांड हो गया, है ना, और ककोरी कांड हो गया। ककोरी किसके लिए फेमस था? रेल के लिए। किसके लिए था? रेल के लिए। तो ककोरी रेल कांड। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन को क्या करनी है, इनके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन किसके बारे में? लॉर्ड इरविन के बारे में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? देश की आजादी के लिए जा रहे हैं भाई। समाप्त करें इनका। तो चलो, रीडिंग का शासनकाल कब से कब तक चला था? पढ़ लिए ना, 21 से 26 तक चला था। अब बात आ रही है लॉर्ड इरविन की। सॉरी, वायसराय। वायसराय के रूप में कौन है? लॉर्ड इरविन। कब से कब तक चला शासनकाल? 26 से 31। अब जब बात 26 से 31 की आती है तो यहीं पर 29-30 भी तो निकल के जाता है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह कहाँ होने वाले होंगे? जल्दी बता दो, किसके बीच में होने वाले होंगे? लॉर्ड इरविन के। किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही क्या होने वाले होंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था भाई? जल्दी बताओ फटाक से। है, सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्लियर है। साइमन कमीशन भारत आया था, याद होगा, जिसके खिलाफ पूरा भारत हो गया था। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो पूरा भारत उसके क्या हो गया था? खिलाफ हो गया था। किसके शासनकाल में आया? इरविन के। ठीक है, तो इरविन के शासनकाल में ही कौन आया? साइमन कमीशन आया। एक बात और याद रखें, साइमन कमीशन के कुछ समय के उपरांत भारत में प्रथम बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया? तो अपन बता देंगे, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। गांधी जी के बारे में तो अपन सब जानते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं विलिंगटन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? लॉर्ड विलिंगटन के बारे में बात करते हैं, जो कि 31 से किसके बीच में आएंगे? 31 से 38। किसका शासनकाल? लॉर्ड विलिंगटन, है ना, अंग्रेज वायसराय। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या क्या याद रखेंगे इसमें? जो पहले वाला पढ़े अपन ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। कुछ बातें हैं जो अपन धीरे धीरे करके इनको कवर करते हैं। ठीक है ना, एक साथ पूरी जानकारी तो मिल नहीं सकती है, मिल भी जाएगी तो एक बार याद तो हो नहीं जाएगा, इसलिए अपन धीरे धीरे करके इनको कवर करते हैं। क्या है आप अगला? विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन। देखो, यदि बात आती है 31 से 38 के बीच में, तो इस बीच में क्या क्या घटनाएं घटी थी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। कब? 1935 में। पहली घटना क्या थी खास इसमें? भारत सरकार अधिनियम कब हो गया भैया? 1935 में। आईपीसी कोड जो अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा था, इंडियन पेनल कोड के बारे में बात कर रहे थे, उसी अधिनियम की बात कर रहे हैं। इसमें कुल कितनी सूची थी? 10 सूची थी। कितनी सूची थी? इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। कितनी सूची बनाई गई थी? कितनी सूची बनाई गई थी? 10 सूची बनाई गई थी। 10 सूची के साथ साथ कितनी धाराएं लगाई गई थी? 321 धारा लगी थी इसमें। कितनी धारा थी कुल मिला के? 321 धारा। ठीक है, तो किसके शासनकाल में भारत में सबसे पहली बार क्या बनाया गया था? भारतीय अधिनियम पारित किया गया था। तो बता देना कि लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में ही क्या हुआ था? भारतीय अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। और संघीय न्यायालय की भी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इनके शासनकाल में दूसरा काम क्या याद रखेंगे? संघीय न्यायालय, मतलब आसपास क्या किए गए? उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। तो संघीय न्यायालय भी बना दी गई। अब भाई ये धाराएं जब लगाओगे तो न्यायालय बनाओगे तब ना धाराएं लगेंगी। तो संघीय न्यायालय की क्या हो गई? न्यायालय, ठीक है, कि क्या हो गई? स्थापना हो गई। तीसरी बात इनकी जो खास है, देखो पहली बात तो हो गई भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया। दूसरा क्या हो गया? संघीय न्यायालय बन गया। तीसरी बात जो सबसे खास है, याद है 1935 में ही भारत में सबसे पहली बार, मतलब भारत में पहली बार एक बैंक की स्थापना हुई थी जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में ही क्या हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे प्राचीन बैंक है, इसकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। क्लियर है? तो लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल यहीं पर अपन इसको क्या करते हैं, सॉरी वेलिंगटन के शासनकाल को समाप्त करते हैं। अब देखो, गो से याद आता है कौन? लिनलिथगो। वेलिंगटन कहाँ गए थे? वेलिंगटन, अपन याद रखे ना, वेलिंगटन। ठीक है, गो मतलब जाना, चले गए। तो कौन आए उनके बाद? लिनलिथगो। कौन आए? लिनलिथगो। अब जैसे ही बात 38 से 43 की आती है, तो इसमें भी जरा बहुत तेज वाला काम होने वाला है। 38 से 43 धीरे धीरे अपन कहां पहुंच रहे हैं भाई? आजादी की ओर पहुंच ही रहे हैं। तो 38 से 43 के बीच की बात करें तो कौन सा है? गो से क्या लिख के आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। गो मतलब क्या? छोड़ के भागो। तो क्या आ गया याद करने के लिए? भारत छोड़ो। ठीक है, किसके तहत? क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया। कौन सा मिशन आया भाई? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया, भारत की जनता उसके क्या हो गई? खिलाफ हो गई। कहती है नहीं भाई, हमको अब इस मिशन, बहुत मिशन आए, बहुत मिशन देखे हमने, अब कोई मिशन नहीं होगा, अब तो भैया आजादी चाहिए हमको। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? भारत छोड़ो। ठीक है, पहली बार इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? आम आदमी चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? आम आदमी चुनाव। मतलब आम जनता ने क्या किया? वोटिंग की थी। क्या की थी? वोटिंग की थी। याद रखना, वोटिंग जो शुरुआत हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? लिनलिथगो के शासनकाल में। अब बात आती है, देखो इनके शासनकाल में पहले क्या आया? क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन में क्या हुआ? आम आदमी ने क्या दिया? ऐसे याद रख लें, क्या की? वोटिंग की। क्या की? वोटिंग की कि अंग्रेज अब यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपन अपने दिमाग में सेट कर लें ऐसा कि भैया लिनलिथगो के शासनकाल में ही क्रिप्स मिशन आया भारत में। जैसे ही आया, आम आदमी खिलाफ हो गए उसके, और क्या करने लगे? वोटिंग करने लगे। वोटिंग करने लगे कि भैया तुम जाओ, भारत छोड़ के जाओ, अब तुम्हारा शासनकाल बहुत हो गया यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन लागू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई? यहाँ पर स्थापना हो गई। एक बात जो और खास है, जब प्रथम विश्व युद्ध की बात आती है तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात भी आती है। प्रथम विश्व युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? जल्दी बता दो, फटाफट बता दो, किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हार्डिंग के शासनकाल में हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध किसके शासनकाल में हो गया? गो। जैसे ही शब्द आता है, देखो जैसे भारत में बोलते हैं ना, स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, स्वतंत्रता दिलाई। भारत के सेना जितने भी थे सभी लोगों ने मिलकर क्या की? स्वतंत्रता दिलाई। लेकिन थोड़ा सा यदि हम थोड़ा विस्तृत पहलू में जाएं यदि, तो स्वतंत्रता दिलाने में, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में द्वितीय विश्व युद्ध का भी क्या था? एक महत्वपूर्ण भाग था। यदि हम बात करेंगे, देखो भारत में एक से बढ़ के एक योद्धा थी, ये बिल्कुल इसके अपन खिलाफ नहीं होंगे कि बोला जाए भगत सिंह ने बलिदान दिया तो उनका ऐसे ही चला गया, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सभी ने अपनी बहुत मेहनत की। लेकिन यदि बात किया जाए भारत में, भारत की आजादी के बारे में, तो उसमें एक और भाग आता है, वो कौन है? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। यहां से क्या हो गई थी? अंग्रेजी सेना जो थी, इंग्लैंड में ही ज्यादातर क्या हो गए थे? आतंक फैलने लगा था। तो भारत से क्या हो गया था? जो अंग्रेजी सेना थी, मतलब ब्रिटिश सेना थी, वो धीरे धीरे कहां जाने लगी थी? अपने देश की ओर क्या होने लगी थी? प्रस्थान करने लगी। उनकी जो घर परिवार था भाई, वो तो अपने देशों में था ना। अब वो यहाँ पर राज कर रहे थे, देख रहे हैं यहाँ हम इनको लूट रहे हैं, वहां हमें कोई मार निपटा रहा है। तो इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध में धीरे धीरे यहाँ की सेना तो वैसे भी क्या होने लगी थी? खाली होने लगी थी। उसके चलते फिर धीरे धीरे शासन, और अपने भारत के जो वीर सिपाही थे या वीर जवान थे, उन्होंने भी इसमें क्या किया? बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया और अपन को आजादी दिलाई। लेकिन उसमें अपन द्वितीय विश्व युद्ध को भी याद रखेंगे। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? लिनलिथगो के शासनकाल में ही क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था? भारत में हुआ। भारत में नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल में हुआ था, भारत को नहीं लेना। ठीक है, भाग नहीं लिया भारत में क्या? भारत में तो ये भाग लेके बैठे हैं, भारत कहां से भाग लेगा? आप खुद से सोचो ना कि भारत में कौन भाग लेके बैठा है? भारत में तो अंग्रेज लेके बैठे हैं। भारत में वैसे युद्ध चल रहा है। अब भारत में युद्ध चल रहा है, भारत कहां से पार्टिसिपेट ले लेगा? और भारत में उस दौरान यदि बात की जाए तो उतनी ज्यादा सैन्य जो शक्तियां थी उतनी अच्छे से नहीं थी। उस समय अमेरिका या रूस या जापान, चीन, ऐसे देशों के पास ये शक्तियां ज्यादा थी। तो उन लोगों ने बहुत रूप में, और उसके बाद तो तुमने देखा होगा कि भारत का जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान क्या हो गया था? रूस और अमेरिका के बीच में क्या हो गया था? शीत युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। कोई अपना अपना कि भाई कौन, देखो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे समाप्त हुआ था,
द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, जैसे ही समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद क्या हुआ था कि देखो अमेरिका भी शक्तिशाली देश था और रूस भी क्या था, शक्तिशाली देश था, दोनों देश शक्तिशाली थे। अब शक्तिशाली कौन ज्यादा है, ये इस चीज का उनको ये था यार, ना वो जीता ना मैं जीता, सारा शक्तिशाली कौन है, मैं हूं शक्तिशाली या वो है शक्तिशाली। अब इसके चलते उनके बीच में क्या हो गई, आपसी मतभेद हो गया और लड़ाइयां चालू हुई। अब लड़ाइयां भी इतनी भयानक वाली हुई कि वो आपस में नहीं लड़ते रहे, आपस में युद्ध नहीं कर रहे थे कि यहां से मिसाइल छोड़े अमेरिका दोस्त, अमेरिका ने छोड़ दे रूस दोस्त, ऐसा नहीं हो रहा था। वो बहुत रेयर टाइप की लड़ाई हो रही थी कि अमेरिका का जो साथ देगा रूस उसको खिलाफ जाएगा, उसको मारेगा, ठीक है ना, और जो रूस का साथ देगा अमेरिका उसके खिलाफ जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ था, मतलब संगी मित्रता वाली बातों में जा रही थी, डायरेक्टली अटैक नहीं हो रहा था, इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहे थे, अटैक लड़ रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध तो समझ गए किसके शासनकाल में हुआ था, लिन लिथगो के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, बस 2 शासनकाल और आएंगे और इसके बाद हमारे देश को, हमारे भारत, प्यारे भारत देश को क्या मिल जाएगी, आजादी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं लॉर्ड विविन की, है ना। लॉर्ड विविन का शासनकाल भी खास था क्योंकि यहीं से क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से यदि देखो भारत को क्या मिल गई थी, देखो आजादी तो लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में मिली है, लेकिन आजादी की जो गूंज थी, आजादी की जो बात करें गूंज जो थी वो किनके शासनकाल में देखने को मिली, लॉर्ड विविन के शासनकाल में ही पूर्ण रूप से क्या हुई, देखने को मिली, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि देखा जाए सैन्य विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ होगा, सैन्य विद्रोह तो लॉर्ड विविन के केस में हुआ होगा, शासनकाल में ही क्या हुआ होगा, सैन्य विद्रोह हुआ होगा, जिसके चलते भारत आजादी की ओर क्या होने लगा, अग्रसर होने लगा। तो इनके शासनकाल में केवल तो विद्रोह हुए हैं, सैन्य विद्रोह, कोई विशेष कार्य ऐसे नहीं हुए कि जिसके चलते अपन उनको बहुत अच्छे से याद रखें, ठीक है। अब बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हमारे भारत की यदि बात करें, भारत में अंतिम क्या थे, वायसराय थे, भारत के क्या थे, ये अंतिम वायसराय थे। इसको याद रखना मेरे भाई, कौन से वायसराय थे, अंतिम वायसराय थे, ठीक है। कौन से वायसराय थे, अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। बेटन से क्या याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, ये क्या थे, हमारे भारत के अंतिम वायसराय थे, ठीक है। और फिर बात करें स्वतंत्र भारत के, कौन से भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम, क्योंकि यहां से क्या हो गया, वायसराय का पद क्या हो गया था, अंतिम वायसराय थे, मतलब वायसराय का पद क्या हो गया, यहां पर समाप्त हो गया, वायसराय का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। और वायसराय का पद समाप्त होने के बाद भारत में देखो ये क्या बन गए, प्रथम गवर्नर, फिर से गवर्नर के पद को स्वीकार कर लिया गया, तो फिर क्या बन गए, ये गवर्नर जनरल क्या हो गए, बन गए। तो याद रखना भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखना है। क्योंकि यदि देखो, यदि बात की जाए कि गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बात अपन किसकी करने लगते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं बंगाल के गवर्नर, किसके बारे में जाते हैं, लॉर्ड, जल्दी बता दो, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बात करने लगते हैं। किसके बारे में बात करने लगते हैं, जो कि बंगाल का गवर्नर था, करने लगते हैं ना, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम बात करने लगते हैं, क्योंकि वो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है ना। तो वो प्रथम गवर्नर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं भारत के, स्वतंत्र भारत के, कौन से भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बोले भैया लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के समय में तो आजादी मिली ना, है ना, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सपोर्ट किया भारत को आजादी दिलाने में, इनका भी सपोर्ट था, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। माउंटबेटन की बात करें तो ये अंतिम क्या थे, बोले वायसराय थे, इनके बाद ही वायसराय का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद जो हमारे लास्ट गवर्नर आए, वो कौन आए, राजा गोपालचारी, जो 48 से 50 तक चले, 48 से कहां तक, 50 तक चले। ये स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा, भारत के, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, मतलब पहले भारतीय गवर्नर। इतने सारे गवर्नर जनरल पढ़ लिए, है ना, वायसराय पढ़ लिए, एक भी वायसराय भारत के बने क्या, नहीं, गवर्नर बने क्या, नहीं। तो भारत के प्रथम, है ना, कौन थे,
भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजा गोपालाचारी, जो कि 48 से 50 के बीच में। और फिर यही क्या हो गया था, संविधान का भी क्या हो गया था, निर्माण होना चालू हो गया था। क्लियर है ना? 1850 में संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था, जिसमें कब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था। तो इन्हीं के शासनकाल में ये सारी चीजें घटनाएं घट गई। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, भारत के वायसराय का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल बन गए और भारतीय देश को आजादी मिल गई।